है अगर हम एक नहीं होते। एक हो जाएं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। जो जिस योग्य है उसे वैसा मानिए, छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। ये इशारा कर रहे हैं उस समय हमारे भारतीय समाज में इस तरह के भेदभाव, तिरस्कार की भावना रही है, तो जिसको देख करके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये कहा है कि इस प्रकार का तिरस्कार भाव मत रखिए। जब एक ही धरती पे हम जन्मे हैं, एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह के जन हैं, तो फिर भेदभाव कैसा? सब लोग आपस में मिलिए। उन्होंने कहा सब लोग आपस में मिलिए। ये बहुत बड़ा संदेश है। ये संदेश आज के लिए भी प्रासंगिक है, भविष्य के लिए भी प्रासंगिक रहेगा। इसमें जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की राष्ट्र भावना दिखाई पड़ती है, उसे पहचानने की आवश्यकता है। वो अच्छी तरह से देख रहे थे कि अगर हम टुकड़े टुकड़े में बटे रहेंगे तो हम अपने देश की उन्नति नहीं कर सकते। कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता, कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों न बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो, पेंशन और वजीफे या नौकरी का भरोसा छोड़ो, आत्मनिर्भर बनो, स्वावलंबी बनो। पेंशन है, वजीफ़ा है, वजीफ़ा उर्दू शब्द है, तालीम, शिक्षा, अच्छी से अच्छी तालीम दो। पेंशन अंग्रेजी का शब्द है। नौकरी का भरोसा छोड़ो मतलब कोई भी देश, कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्था इतनी व्यवस्था करना उसके लिए संभव नहीं होता कि वो सब के लिए नौकरियां उपलब्ध करा दे। तो वो क्या कह रहे हैं कि या आत्मनिर्भर भी बनिए, स्वावलंबी बनिए, ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो अपने हाथ पांव पे से काम करके अपना जीवन आगे गुजार सकें। लड़कों को रोज़गार सिखलाओ, वही बात कहा इन्होंने कि रोज़गार सिखलाओ। काम करेंगे, रोज़गार करेंगे तो वो देश की उन्नति में सहायक बनेंगे। विलायत भेजो। उस समय शिक्षा का केंद्र लंदन हुआ करता था, विलायत हुआ करता था। प्रोत्साहित कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, शिक्षा प्राप्त करो और छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। जिस श्रम को आगे चल कर के गांधी जी ने बड़ा महत्व दिया था, उस श्रम की चर्चा, मेहनत की चर्चा भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत पहले करते हैं कि बालपन से ही व्यक्ति को मेहनत, श्रम एक मूल्य है। अगर श्रम का महत्व हम पहचानेंगे तो जीवन में असफलता नहीं होती, सफलता ही मिलती है। तो छोटेपन से ये आदत डालो कि वो मेहनत करना सीखें। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमानों, सबका एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वो करो। सभी भाषी लोगों का आह्वान किया उन्होंने जो उस समय रहा करते थे। धर्मों का आह्वान किया कि सब एक का एक हाथ पकड़ो। एक का एक हाथ पकड़ने का मतलब क्या है? एकजुट होकर के भारत की उन्नति के लिए काम करो। ऐसी ऐसी कारीगरी, उर्दू का शब्द है, ऐसी ऐसी कारीगरी, ऐसे ऐसे काम करो जिससे कि रुपया बढ़े। रुपया बढ़े मतलब आमदनी आए, तुम्हारे देश में रुपया आए। और आगे आगाह करते हैं उस समय के आर्थिक हालात की ओर कि देखो, जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। ये बहुत ही कड़वा सच है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1884 ईस्वी में सबके सामने रखा था कि यहाँ से हजार तरीकों से यहाँ की जो धन संपदा है वो अलग अलग देशों में जा रही है। कुछ बनता ही नहीं था, कोई कारीगरी नहीं थी, कोई ऐसी मशीन और कल नहीं था जिससे कि यहाँ के उपयोग के लिए चीज़ें यहीं बनाई जा सकें, बाहर से कुछ न मंगाया जा सके, मंगाने की आवश्यकता ही न पड़े। उदाहरण देते हैं कि दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है, विदेशों से आती है। दिया सलाई जैसी छोटी सी चीज़, तुच्छ छोटी सी चीज़, जरा अपने ही को देखो। इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो
वो अमेरिका की बनी है। मार्किन एक ब्रांड हुआ करता था कपड़े का। कह रहे जिस कपड़े को तुमने पहन रखा है, मार्किन की धोती, वो अमेरिका से बनी है, वहाँ कारखाने हैं कपड़ा बनाने के, तो वहाँ से ये यहाँ लाया गया है। तुम जिस लंक लाट का तुम्हारा अंगा है वो इंग्लैंड का है। जो ऊपर का वस्त्र तुमने पहन रखा है वो इंग्लैंड से आया है। फ्रांसीस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो। बालों को अगर संवारना भी है तो किस कंघी से? फ्रांस की कंघी से, वो भी अपने देश में नहीं बन रही है। और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। रात का समय है और जर्मनी से जो बनी हुई बत्ती है उसको जला के तुम रोशनी कर रहे हो। तो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, यहाँ से छोटी छोटी चीज़ों का आयात करना पड़ता था, कुछ नहीं बनता था। तो थोड़ा सा हास्य और व्यंग्य का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र कि ये तो वही मसल हुई, ये तो वही मिसाल हुई कि एक बेफिक्रे मंगती का कपड़ा पहन करके किसी महफिल में गए। महफिल उर्दू शब्द है, सभा। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा अजी अंगा तो फलाने का है, दूसरा बोला अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो बस मूछें ही मूछें हैं, घर की तो सिर्फ अकड़ ही अकड़ है और बाकी दूसरों पर ही निर्भर है। उस दीनता की ओर करारा व्यंग्य किया गया है कि हम ऐसे कैसे आत्मसम्मान पा सकते हैं, हम ऐसे कैसे ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं जब हमारे पास कोई भौतिक संसाधन ही नहीं है। ये इशारा किया उन्होंने कि बिना भौतिक संसाधनों के, बिना भौतिक उन्नति के भी आध्यात्मिक उन्नति भी आवश्यक है, सांस्कृतिक उन्नति भी आवश्यक है और भौतिक उन्नति भी बहुत आवश्यक है। उसके बिना देश उन्नति नहीं कर सकता। और अफसोस कर रहे हैं कि हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की वस्तु के काम भी नहीं बना सकते। निज काम की वस्तु, जो स्वयं के काम में आने वाली चीज़ें हैं, जो उपभोग आप करते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं बना सकते। इतना आलस्य, इतनी अक्षमता, इतनी अकर्मण्यता देश को आगे कैसे पहुंचाया जा सकता है? नहीं ले जाया जा सकता। भाइयों, अब तो नींद से जागो, नींद से जागना। यहाँ कोई शरीर से नहीं सो रहा है, चेतना से, मन से सो रहे हैं। तो ललकारते हुए कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। सब प्रकार से गिनाया था उन्होंने, कितने प्रकार से? घर में, बाहर, स्त्री, पुरुष, वृद्ध, नर, नारी, सब, हर क्षेत्र में उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने में, अपनी भाषा में उन्नति करो। भाषा के बारे में भी आखिर में उन्होंने कहा कि दूसरी चीज़ों का भरोसा छोड़ो, आत्मनिर्भर बन के, स्वावलंबी बन करके, आत्मावलंबी बन करके आगे बढ़ोगे, तब जा करके कहीं आप उन्नति कर पाएंगे। तो अगर हम इसका सार देखें तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा निबंध 2-3 खंडों में 2-3 तरह से, शैली से ये प्रस्तुत किया गया है। पहला ये कि उन्होंने ये बतलाया कि समस्याएं क्या क्या हैं। और कल इसके पहले भी मैं जब व्याख्यान दे रहा था तो बतलाया था मैंने आपको कि भारतेंदु हरिश्चंद्र सिर्फ दोषों की सूची नहीं गिनाते, साथ के साथ लगे हाथ वहीं के वहीं उपाय भी बतलाते चलते हैं। और जो भी वो तीखे व्यंग्य करते हैं, वे तीखे व्यंग्य क्षोभ, दुख मिश्रित हैं। उनमें कष्ट, उनमें दुख का भाव है और गहरा राष्ट्र प्रेम है। क्षुब्ध होकर के वो बातें ये कह रहे हैं कि इस दुर्दशा से निकलने का यही तरीका है। शैली आपने देख ही ली कि भारतेंदु युगीन जो भाषा है वो है, जिसमें अभी वो चूँकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया और बनारस से जुड़े हुए हैं तो उसमें थोड़ा सा पूर्वीपन दिखाई पड़ता है। भाषा अभी स्थिर नहीं है, लेकिन इस काल की भाषा की जो एक अनुपम विशेषता है, जो बाद के हिंदी साहित्य में देखने को बहुत कम मिलती है, वो है व्यंग्यात्मकता और चुटीलापन
जीवंतता, मुहावरेदार भाषा जो है, ऐसी मुहावरेदार, ऐसी जीवंत, ऐसी संवादात्मक भाषा, ऐसे ऐसे शब्द हैं जो बोलचाल के वहाँ इस्तेमाल किए जाते थे, जिनका बड़ा ही रचनात्मक उपयोग, सदुपयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके युग के और दूसरे लेखकों और कवियों ने बार बार किया है। शैली मैंने पहले ही बताया था कि ये संभाषणात्मक शैली है, भाषण देने की, बातचीत की शैली है, संवाद की शैली है। और बातचीत की शैली में उन्होंने रह रह करके अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिससे उनकी बात लगातार साफ होती चली जाए। तो इस तरह से प्रिय छात्रों, हमने आज भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस उत्तम निबंध भाषण भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है की विस्तृत व्याख्या की, उसको समझने का प्रयास किया, उसमें निहित आशय को समझा और उस आशय से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि जो प्रासंगिकता 1884 ईस्वी में इस भाषण या निबंध की थी, वो अभी ख़त्म नहीं हुई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उस रूप में ना हों, दूसरे रूप में हों, लेकिन अभी भी जागृति की बड़ी आवश्यकता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये कृति, ये रचनात्मकता हमें अब भी प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी कृति जो अखबार है या इतिहास है और साहित्य है, उसमें यही अंतर है। अखबार बासी हो जाता है, एक दिन आपने पढ़ा, दूसरे दिन ख़त्म। साहित्य अखबार नहीं है, रचना होती है, और वो काल के अनुसार, समय के अनुसार नए नए अर्थ प्रकट करती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो भारतेंदु के ज़माने में इस भाषण को सुन करके वहाँ के लोगों ने अपना अर्थ लिया था। आज हम इसे पढ़ करके अपने प्रसंग में इससे प्रेरणा ले सकते हैं, और दूसरी पहले की पीढ़ियाँ भी प्रेरणा लेती रही हैं। तो इस तरह से अब मैं इस निबंध की व्याख्या को समाप्त करता हूँ। और प्रिय छात्रों, अब इस पूरे निबंध से कुछ गृह कार्य और कुछ इसके संदर्भ में प्रश्न आपको दिए जाएंगे। उसके संबंध में कोई जिज्ञासा है तो उसका भी समाधान प्रस्तुत किया जाएगा। और जब ये कार्य पूर्ण हो जाएगा तो उसके पश्चात फिर अगले व्याख्यान में हम जो इस माह के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम है काव्य से, काव्यांजलि से, उसका अध्ययन करेंगे। और लेकिन उससे पहले हम अभ्यास करेंगे, और उस अभ्यास को हम आमने सामने ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से हल करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, और फिर अगले व्याख्यान में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।